नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशनल पर। तो विद्यार्थियों, काफ़ी आपकी डिमांड थी कि सर ग्रामर का जो पेपर आप हमें हल करवाइए, क्वेश्चन ग्रामर के जो आप हिंदी में आ सकते हैं। हमारे जो एग्ज़ाम है 25 तारीख को। तो विद्यार्थियों, आपके जो एग्ज़ाम है 25 तारीख को हिंदी विषय का अनिवार्य का, तो मैं उनके लिए आपके लिए ग्रामर जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से, उन सारे क्वेश्चन को मैंने आपके लिए एक पेपर के रूप में तैयार करके आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से ग्रामर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने पीछे कि जो आपके आने लायक ना हो। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस तरीके से मैंने बना दिया आपके लिए पेपर बहुत आसान तरीके से। ठीक, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जो भी पूछा जाएगा वो इस तरीके से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, बस आपका यहाँ ग्रामर से रिलेटेड जो आपके डाउट है मन में वो पूरा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे जो मैंने इंग्लिश में जो आपके लिए जो पेपर हम उपलब्ध कराते हैं, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया था कि इस तरीके से पेपर को करना है। जो स्टूडेंट इस तरीके जो समझ चुके हैं तो उन्होंने पेपर को बहुत सही तरीके से अटेंड किया है और उनके सारे। तो देखो, मैंने पैसेज का स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाया था, तो उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। ठीक है, तो आप भी ऐसा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखो, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार, धर्म का बोध हो उसे भाववाचक। ठीक है, गुण, दशा, व्यापार और बोध। ठीक है, जैसे लंबाई है, बचपन है, मिठास है, बुढ़ापा है, सुंदरता है, मतलब गुण, किसी में गुण दिख रहा है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपके उदाहरण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सा शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है? इसके लिए इनका मैंने क्वेश्चन आपके लिए पहले आपके इसका परिभाषा लिखा दी, उसके बाद मैंने क्वेश्चन बनाया कि कौन सा जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। तब ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आपको कितना आता है संज्ञा में, तो आप अगर ये आप समझ चुके हो तो इसका मुझे आप उत्तर बताना कमेंट बॉक्स में। सारे के सारे स्टूडेंट जो भी वीडियो देख रहा है ये सारा मुझे सारे के सारे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको रिप्लाई दूंगा किस तरीके किसका सही है किसका गलत है। आप इन चारों में से जो ऑप्शन है उनका सही उत्तर बताना आपको। नेक्स्ट है, क्रिया किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है? क्रिया किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है? जिस शब्द से किसी काम का होना अथवा करना ज्ञात हो तो उसे क्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। देखो, सकर्मक में क्या होता है कि इसमें कर्म होता है और अकर्मक में कर्म नहीं होता है। अब कैसे पता करोगे कि इसमें सकर्मक क्रिया है और उसमें अकर्मक? तो किसी भी वाक्य दे रखा है उसमें क्या का प्रयोग करना है। क्या का प्रयोग करके अगर आप प्रश्न बनाते हो और उत्तर में अगर उत्तर आ जाता है, ठीक है, उत्तर में वो आ जाता है तो इसका समझ लो कि वो क्या है, सकर्मक। ठीक है, अगर क्या से प्रश्न नहीं बन रहा है ना और उत्तर उसका नहीं आ रहा है तो समझ लो उसमें अकर्मक क्रिया। जैसे रमेश दूध पीता है, एक सकर्मक क्रिया है। तो इसमें आप प्रश्न बनाओ, जैसे रमेश क्या पीता है, रमेश क्या पीता है, तो रमेश क्या पीता है, दूध पीता है, तो इसका उत्तर आ गया, दूध आया, तो इसका मतलब ये सकर्मक है। और अगला है अकर्मक। अकर्मक में क्या होता है, कर्म नहीं होता। जैसे बच्चा सो रहा है, बच्चा क्या हो रहा है, मतलब बच्चा क्या, जैसे प्रश्न भी नहीं बन रहा है ना इसमें, तो इसीलिए ये अकर्मक, इसमें कर्म है ही नहीं। जिसमें कर्म होता है उनका ही प्रश्न बनता है। तो बच्चा क्या हो रहा है, किसको सो रहा है, ऐसे जो प्रश्न बनता है बन रहा ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगला है सुगंधित शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो वो है गुणवाचक। तो गुण मतलब एक गुण बता रहा है, सुगंध किस क्या बना रहा है कि जैसे मान लो कोई फूल है, इसकी सुगंध अच्छी आ रही है, तो हम क्या कहते हैं, ये इनका एक गुण है। ठीक है, तो सुगंधित शब्द किस प्रकार का विशेषण है? एक गुणवाचक है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं और विशेषण का अर्थ होता है संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संकेतवाचक, परिमाणवाचक और होता है आपके संख्यावाचक। ठीक है, देखो गुणवाचक में आ गया, मैंने इस बता दिया गुणों के बारे में बताना। और ये शब्द किस प्रकार का विशेषण है, सॉरी यहाँ शब्द है, ये शब्द है ना, ये किस प्रकार का विशेषण है? तो ये संकेत है। मतलब हम अब आप या हम कोई भी किसी को कह रहे हैं ना, ये बच्चा होशियार है या ये बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, ये का मतलब हमने इशारा किया है ना, संकेत दिया है कि वो बच्चा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके संकेत दे रहा है। अगला है थोड़ा सा का। थोड़ा सा में कौन सा विशेषण है? थोड़ा सा का मतलब एक परिमाण, यानी माप है ना, एक तरह का माप तोल होता है। थोड़ा सा किलो, 2 किलो, 4 किलो, 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर, एक परिमाण है। परिमाण यानी मापन कर रहे हैं ना हम थोड़ा,
तो बस परिमाण का होता है मापन करना, यानी थोड़ा सा में क्या होता है परिमाणवाचक है, ठीक है। तो इस तरीके ये आपके हो गया आपके इस तरीके से। अगला प्रश्न है 7वां कि कक्षा 7 में 20 छात्र हैं, कक्षा में 20 छात्र हैं, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? संख्या, मतलब कि संख्या बताना, कितना संख्या। किसी भी वाक्य में अगर संख्या शब्द आ रहा है ना, संख्यावाचक होगा उसमें विशेषण, ठीक है। तो ये संख्या बता रहा है, 20 क्या है कि संख्या है। नेक्स्ट है विलोम शब्द लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं, समझ गए ना। विलोम शब्द के क्वेश्चन आएंगे। अनुकूल का प्रतिकूल, उपकार का अपकार, अनुज का अग्रज, कृतज्ञ का कृतज्ञ, और राजा का रंग, उत्कर्ष का अपकर्ष, विपुल का न्यून, और दयालु का निर्दय। ये आपके विलोम शब्द हो गए। अब आएंगे पर्यायवाची शब्द। ये जो इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ आप एक ही बार में याद करिएगा विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को अगर आपको याद नहीं हो रहा तो दोबारा देख सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम नज़दीक है तो आप तो इसे यहीं पर याद करने की कोशिश करें, ठीक है। अग्नि का होगा आग, जल पावक, सूर्य का रवि, भानु दिनकर, आकाश का व्योम, गगन नभ, अमृत का सुधा, व्योम पीयूष, बादल का मेघ, गण जलद, शत्रु का अरि, दुश्मन वेरी, रात्रि का निशा, रजनी रेन, पुत्र का बेटा सूत आजम, और गाय का धेनु गौ सुरभि, और दूध का है पेन सिर गोरस। ये आपके हो गए आपके पर्यायवाची और विलोम शब्द। नेक्स्ट है जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना है। उपसर्ग प्रत्यय हैं जो शब्दांश के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं? वो शब्द ऐसे शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उसे उपसर्ग का मतलब पहले जुड़ना, प्रत्यय का मतलब पीछे जुड़ना, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्जन में तो उपसर्ग का मतलब आगे जुड़ने वाला दूर है, वो क्या उपसर्ग है। मौलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मौलिक इक है, कौन सा? इक, पीछे जुड़ता है, प्रत्यय का मतलब पीछे जुड़ते हैं, इक, मौलिक में इक शब्द है। तो एक ये जो इंपॉर्टेंट जो शब्द है ना, ये आपके एग्जाम में पूरी संभावना रहती है, क्योंकि ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना है। निम्नलिखित मुहावरे भी आएंगे आपके, और लगभग 2 से 3 मुहावरे आपके पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपके लिए एक किताब से निकाला है, आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही निकाला, ठीक है। देख सकते हैं उद्यम मसाना का मतलब शरारत करना, शोर करना। और अपने वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं? गुरुजी के कक्षा से बाहर आते ही छात्र उद्यम मसाने लगे। अगला है हक्का बक्का होना, यानी हैरान होना, समझ गए ना, और इसका ये वाक्य में प्रयोग है। अगला है धूम दबाकर भाग जाना, यानी डर कर भाग जाना, जैसे पुलिस को देखकर ही चोर धूम दबाकर भाग गया। अगला है दबकर पानी होना, तो अस्तित्व नष्ट होना, यानी अस्तित्व अपना नष्ट हो जाना, जैसे बर्फ धीरे धीरे दबकर पानी होगी। किलोले करना, यानी खुश होकर किलकारियां भरना, पक्षी पेड़ पर किलोले करने लगे। आंखों से ओझल होना, गायब होना, क्या होना? ये इंपॉर्टेंट है, गायब होना। सूर्य के उदय होते ही बूंद लेखक की आंखों से ओझल होगी। अगला है अंतिम सांस लेना, यानी मृत्यु के निकट होना। आंसू के पिताजी जब अंतिम सांस गिन रहे थे तो उनके बेटों ने उसे वसीयत लिखवा ली, ठीक है। प्राण गंवाना, यानी बलिदान देना, क्या देना? बलिदान देना। तो इसमें क्या होता है? सैनिक सीमा पर लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवा देते हैं। टोपी उछालना मतलब अपमानित करना, किसी के मतलब टोपी उछालते हैं ना, वो अपमानित हो जाता है। आजकल के बच्चे माता पिता ने की टोपी उछालने में देरी नहीं करते हैं। जड़ होना, यानी निर्जीव की बाती होना, मतलब जड़ का मतलब एक निर्जीव की तरह, एक मूर्ति की तरह हो जाना, न तो उसमें कोई हिलना डोलना, कोई गतिविधि न करना। पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर अलका जड़ हो गई, मूर्ति की बाती स्तब्ध हो गई। अगला है आपके अचरज में पड़ना, यानी हैरानी होना, क्या? हैरानी। भारतीय हस्तशिल्प का काम देखकर मैं अचरज में पड़ गया। अगला है अक्ल सकराना, कुछ समझ में ना आना। धूप में घूम कर मेरी अक्ल सकरा गई। ये आ गया आपके मुहावरे। मुहावरों का अर्थ, मुहावरे आएंगे और पूरी संभावना रहती है मुहावरा पूछते हैं, ठीक है। आपने जो आपका जो पेपर, जो आपके मॉडल पेपर जारी किया था ना, उसमें भी मुहावरा का क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब एक मुहावरा पूछ सकता है या 2 पूछ सकता है बिल्कुल एग्जाम में। तो एक बार इसे ज़रूर पढ़िएगा लास्ट टाइम। और ये जो मैंने आपको ग्रामर हल करवा रहा हूँ ना, ग्रामर के जो क्वेश्चन बताए ना, एक बार आप इसे ज़रूर पढ़िएगा और पूरी संभावना रहेगी एग्जाम में आने की। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब